जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पिछले क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया होगा उसका एक शानदार रिवीजन करके आए होंगे। क्योंकि साथियों, रिवीजन ही एक ऐसा साधन है जो चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। इसीलिए सारे साथी पढ़े हुए चीज़ों का रिवीजन करते हुए चलेंगे। और साथियों, इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी का पूरे 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, तो सभी साथी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से याद होता है प्रश्न। देखो, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित किसमें बाह्य निषेचन होता है? जल्दी से बच्चों बताना है कि किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न हर एक बार एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। एक होता है किसमें आंतरिक निषेचन होता है और दूसरा होता है कौन सा, बाह्य निषेचन होता है। तो आपका ये दोनों टॉपिक को ही क्लियर कर देते हैं, जिससे इस टॉपिक से अगर प्रश्न बना तो आपका नहीं छूटेगा। देखो, पहला क्या है, आंतरिक निषेचन। आपको ये याद रखना है कि जब शुक्राणु और अंडाणु का मेल यानी कि बच्चों संयोजन मादा शरीर के अंदर होता है। क्या बोला हमने? जब शुक्राणु और अंडाणु का मेल मादा शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। बहुत ही छोटा सा है, डेफिनेशन याद कर लो बच्चों, हमारे साथ बोलो। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मादा शरीर के भीतर मिलते हैं तो वो हमारा आंतरिक निषेचन है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मनुष्य हुआ, गाय हुआ, बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, ये सब में क्या आंतरिक निषेचन होता है, आपको पता है ना बच्चों। और बाह्य निषेचन ये होता है जब शुक्राणु और अंडाणु मादा शरीर के बाहर यानी कि बच्चों आमतौर पर ये जल में होता है, तो इसे हम लोग बाह्य निषेचन कह देते हैं। जैसे मेढक हुआ, मछली हुआ, स्टारफिश हुआ, ये सब में क्या होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। यहाँ पे आप पढ़ के भी देख लो, बाह्य निषेचन देखो, मेढक है, हिरण है, मनुष्य है और घोंघा है, तो ये सब में बच्चों आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन मेढक जैसे आया, इसमें बाह्य निषेचन होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और आंतरिक निषेचन के लिए याद रखना, जब शुक्राणु और अंडाणु मादा शरीर के भीतर मेल करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। क्लियर हुआ बच्चों? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से प्रश्न बन जाता है। अब दूसरा नंबर सवाल देखो, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पे कोई एक युग्मक का बात हो रहा है क्योंकि युग्मक है, लेकिन बच्चों अगर युग्मक के जगह अगर युग्मनज होता, क्योंकि युग्मनज जो है ना सर, ये मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का ये संयोजन होता है, इसीलिए तो इसे हम लोग युग्मनज कहते हैं, जायगोट कहते हैं। तो ये हमारा द्विगुणित होता, 2n हो जाता। n से दर्शाते हैं हम लोग क्या बच्चों, एक गुणक को। n से हम लोग एक गुणक यानी कि हैप्लॉइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। हैप्लॉइड के जगह कभी कभी क्या रह सकता है साथी, आपको याद रखना है, एक गुणक भी रह सकता है या फिर अगुणक भी रह सकता है। तो ये सब आपको याद रखना है। युग्मक कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। लेकिन अगर दो युग्मक यानी कि मेल गेमीट यानी कि कौन सा, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल जाए बच्चों, अगर आपसे सिर्फ नर युग्मक भी पूछता, अगर नर युग्मक भी पूछता तो बच्चों ये भी क्या है, ये भी हमारा हैप्लॉइड है। क्या है बच्चों, हमारे साथ याद करो, ये भी हैप्लॉइड होता। लेकिन यहाँ सिर्फ युग्मक मानो हम मान लेते हैं मादा युग्मक हमसे पूछा है तो हैप्लॉइड लगाएंगे। नर युग्मक पूछे, अलग अलग पूछे, हैप्लॉइड होगा। लेकिन दोनों का संयोजन यानी कि ऐसे पूछे, जब नर और मादा दोनों युग्मक का संयोजन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज हमेशा से द्विगुणित है, आपको याद रखना है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है, बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कायिक प्रवर्धन में होता है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता है। यानी कि 3 नंबर सवाल का जवाब आप ऑप्शन नंबर सी लगाओगे, यानी कि पौधे यहाँ पे दिया गया है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो फटाफट से करते
करते हैं 70 ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। देखो प्रश्न है केचुआ कैसा प्राणी है, जल्दी से आप बताओ केचुआ एकलिंगी है या फिर द्विलिंगी है, ये भी प्रश्न एग्जाम में बनता है बच्चों। केचुआ द्विलिंगी प्राणी होता है। केचुआ बच्चों द्विलिंगी यानी कि एक ही शरीर में दोनों अंग इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारा द्विअंगी होता है। जनन अंग यानी कि अगर मानो कि कुछ ये केचुआ है और इसी में क्या होता है, इसी में मेल होता है और इसी में फीमेल, दोनों का जनन अंग एक ही शरीर में हो तो वो हमारा द्विलिंगी है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ ही याद कर रहे हो ना, हमारे साथ बोलते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। जब नर और मादा, लो प्रश्न यहां से बन गया, बनाने की जरूरत नहीं है। देखो नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल भाग ले रहे हैं तो वो हमारा लैंगिक जनन होगा। अच्छा लैंगिक जनन में 2 प्राणी भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं, सिर्फ 1 प्राणी भाग लेते हैं बच्चों। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां से मैं बता दूं 5 नंबर भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर को स्पष्ट करे, तो आपका यहां से प्रश्न 100% बन जाता है बच्चों, इसको ध्यान में रखोगे आप। ओके अभी का सही आंसर आप कौन सा, बी लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, एक होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल बच्चों। यहाँ पे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ऋतुस्राव चक्र की बात करें तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में होता है, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में होता है। अच्छा वो ओस्ट्रस साइकिल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हमारे साथ बोलो, मध चक्र कहते हैं। देखो अगर याद प्रश्न नहीं होता है तो हमारे साथ बोलो, फिर उसके बाद एक बार रिवीजन कर लो, वीडियो का स्पीड बढ़ा देना, रिवीजन कर लेना, फिर देखते हैं कैसे भूल जाते हो आप लोग। मध्य चक्र में याद करो, जैसे आप हिरन ले लो, उसके बाद क्या ले लो, कुत्ता ले लो, उसके बाद आप ये भी ले लो, बिल्ली भी ले लो बच्चों। यानी कि इस टाइप के जैसे होते नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को बच्चों क्या कहते हो, मध्य चक्र कहते हो ना। इसी प्रकार से आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये मध्य चक्र का उदाहरण है और ये क्या, ऋतुस्राव चक्र जिसे मासिक चक्र भी कहते हैं। देखो ये रहा। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, पुष्पीय पौधा है, बताओ जल्दी से। ये होता है जनन कोशिका के विभाजन से, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष हमारा ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है सर, भ्रूणपोष हमारा ट्रिप्लॉइड होता है यानी कि त्रिगुणित होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा हम ऊपर बताए हैं कि युग्मनज बताओ कैसा होता है, युग्मनज कैसा होता है, तो आप सर बता दिया कि ये डिप्लॉइड होता है। अच्छा ये बताओ युग्मक कैसा होता है, ऊपर बता चुके, तो सर ये आपने जस्ट बताया कि ये तो हैप्लॉइड होता है, एक गुणक होता है। तो ये सब आपको भूलना नहीं है, मतलब नहीं भूलोगे आप। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा भी प्रश्न बनेगा सारे प्रश्न को बनाते चलेंगे और बताते चलेंगे। देखो एनीमोफिली नामक परागण, एनीमोफिली है, ये कौन सा होगा, हवा के द्वारा होगा, क्या बताओ जल्दी से। एनीमोफिली नामक परागण हवा के द्वारा होता है, बताओ जल्दी से बच्चों। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो समझ, सर एनीमोफिली आया ना तो हम चुपचाप से लगा देते हैं कि सर ये हवा के द्वारा हो जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला है कमल में परागण किसके द्वारा होता है। कमल देखो बच्चों, अब सोच रहे हो क्या सर ये तो जल में होता है, तो लगा देते हैं जल परागण, बताओ क्या लगाओगे, लेकिन गलत हो जाएगा। कमल में कीट परागण होता है। कमल में किसके द्वारा पॉलिनेशन बच्चों, कीट के द्वारा होता है। बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं। ये सब आसान आसान प्रश्न है बच्चों, गला थोड़ा खराब है लेकिन धीरे धीरे बोलेंगे और सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आप मैनेज करना, ऐसा मत बोलना सर आपका आवाज फट रहा, माइक तो खराब नहीं है, नहीं बच्चों अभी तो आवाज ही खराब है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। यहाँ पे पुष्पासन का बात हो रहा है, बताओ जल्दी से कौन सा होगा। सर सेब का पुष्पासन खाया जाता है बच्चों, किसका, सेब का खाया जाता है। अच्छा एक बार एरील पूछा था तो वो आप लोग कमेंट करके बता दो। चलो 13 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल
में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 400 होती है। फटाफट से अगर याद है तो रिवीजन होना चाहिए, याद नहीं है तो फिर याद करना पड़ेगा। चलो बताओ, द्विगुणित संरचना ये भी नहीं बताएंगे बच्चों, क्योंकि ऊपर हमने बहुत बार चिल्ला लिया। बताओ बच्चों, द्विगुणित संरचना जिसे हम लोग डिप्लॉयड कहे थे, क्या कहे थे बच्चों? डिप्लॉयड। ये गलत नहीं करोगे। क्या ये बताया था? नहीं सर ये नहीं बताया था। अंग बताया था? नहीं बताया था सर। ए और बी तो होगा नहीं, तो बताया क्या था? युग्मनज, जिसे देखो जाइगोट कहा है अंग्रेजी में। तो ये आपको याद रखना है। ये कैसा होता है? टू एंड डिप्लॉयड बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है? फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग जो होगा वो कौन सा होता है? 15 का जवाब लगाओ जल्दी से बच्चा पार्टी। कौन सा होगा? वायुकोष्ठिका होगा क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव मादा में गर्भकाल कितना होता है बच्चों? देखो अगर मंथ पूछे या फिर दिन, कभी कभी ऐसे दिन पूछता है, तो कितने दिन का होता है? 90 दिन का? नहीं सर। 7 माह 30 दिन? ऐसे नहीं। 9 माह का होता है। अगर दिन पूछा तो 30 गुना ऐसे 9 कर देना, तो 9 तिया के 27, 270 दिन आप लगा सकते हो। ऐसे एक दिन इधर की उधर, लेकिन 270 दिन हम कह सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है बच्चों? शुक्राणु जनन को उद्दीपित करेगा। ऑप्शन डी आपका सही है। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। देखो गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक निर्माण को हिंदी में पूछेगा बच्चों, युग्मक निर्माण को क्या कहेंगे? युग्मक निर्माण को बच्चों युग्मक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? युग्मक जनन कहेंगे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल हिंदी में भी पूछा है, इसलिए हमने बता दिया। चलो 19 नंबर सवाल है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है मादा के जनन मार्ग में। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है मादा के जनन मार्ग में बच्चों। फीमेल रिप्रोडक्टिव कौन सा? यहाँ पे डक्ट कह सकते हो। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर बच्चों, जल्दी से आप लोग बताओ इसका राइट आंसर आप क्या लगाओगे? 20 का आप कहोगे सर जनसंख्या अवनपन कहलाता है, पॉपुलेशन डिसिक्लिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? ऑप्शन बी होगा। ओके, चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि बताओ। तो बांध्याकरण है। अभी का सही आंसर डी होगा बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 22 नंबर सवाल है, कॉपर टी क्या कार्य करता है? कॉपर टी का कार्य आपसे पूछा है, और ये मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जल्दी से, सभी साथी आंसर को लगाते हुए चलेंगे। कॉपर टी का कार्य है फर्टिलाइजेशन को रोकना। कई बार कई तरीके से पूछा है। एक बार पूछा था निषेचन का रोकना किसका कार्य है, तो नीचे में लिख दिया था ऐसे करके कॉपर टी का कार्य है। तो ऐसे आंसर आपको लगाना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? जननांग समस्या कभी कभी लिखता है, जननांग मस्सा भी कभी कभी लिख देता है, वो एग्जामिनर का मन है बच्चों। पेपिलोमा विषाणु के कारण, किस विषाणु के कारण, किस वायरस के कारण बच्चों? पेपिलोमा विषाणु के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, अनुवांशिकता के नियम को। ये प्रश्न भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, सब में पढ़ा है। सर अनुवांशिकता के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते ये इन्होंने दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुवांशिकता का नियम इन्होंने ही दिया है, तो आपको याद रखना है। अच्छा ये मेंडल साहब ने किस पौधे का ये चयन किया था? बताओ तो जल्दी से कमेंट करके एक बार। मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो सर ये गार्डन मटर का चयन किया था। किसका बच्चों आप याद रखोगे? किसका किया था? गार्डन पी का ये यूज किया था, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ना है। बताओ मानव नर की आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा? बताओ, ये भी प्रश्न पूछा गया, किसके द्वारा होगा? उसके लिंग गुण सूत्र के द्वारा होगा ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बायोलॉजी
है, आसान भी पूछेगा, हार्ड भी पूछेगा और मॉडरेट भी पूछेगा, इसीलिए आपको उतना डरना नहीं है। और 30 से 35 ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है हर एक बार जो आप बना पाते हो। देखो, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है। ऐसा तो सर बोल दिया कि 30 से 35 ही बना पाएंगे, नहीं बच्चों, अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो ना तो 30 से 35 ऑब्जेक्टिव आपसे बन ही जाता है। और अगर आप पढ़े हो तो फिर भाई 65 से 70 की गारंटी तो हम ही ले लेते हैं। हमारे साथ अगर जुड़े हो, अच्छे से दिल लगा के पढ़ रहे हो तो ये आप टारगेट मान के चलो। ओके, चलो बताओ, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, ये किस में बच्चों? जल्दी से बताओ, 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एपिस्टेसिस में। चलो अगला नंबर सवाल देखो, मेंडल ने किस पर, लो भाई वही वाला प्रश्न है, उद्यान मटर पर किया था बच्चों। उद्यान मटर पूछ दिया सर आपने तो गार्डन बताया, लो भाई नीचे गार्डन है लिखा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल, मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? लिंकेज है। अब लिंकेज बताओ कहाँ पे छुपा हुआ है? सर ऑप्शन सी में दिखाई तो दे रहा है लिंकेज, जिसे हिंदी में सहलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? सहलग्नता कहते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 बताओ जल्दी से, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता? बच्चों सबको देने वाला, यानी कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर पूछा गया आपसे, बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा? सर वो ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। क्या आप लगा रहे हो, आप मानते हो कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का क्या उदाहरण है? बताओ जल्दी से, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण आप हमें बताओगे क्या? बिल्कुल सर, त्वचा का रंग होता है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण त्वचा का रंग है। लेक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? एक कौन सा होता है? जेड होता है। उसके बाद दूसरा वाई होता है, और कौन सा? ए होता है। कितना हुआ? 3 हुआ बच्चों। तीनों के अलग अलग कार्य है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इतना जानना है कि कौन कौन, तो जेड, वाई तथा ए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसे VVI कह सकते हो। बताओ जल्दी से, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? तो सबको पता है न्यूक्लियोटाइड का। साइड मत लगाना, साइड है यहाँ पे, लेकिन टाइड लगाना है, न्यूक्लियोटाइड। टाइड बोलो हमारे साथ, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का बोल रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता किस रंग को? वर्णांधता जब होता है उसमें रोगी नहीं पहचान पाता है, कौन से रोग को बच्चों? बताओ 33 का क्या होगा जवाब? आप बोलोगे सर लाल और हरा रंग को ये नहीं पहचान पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी? और बच्चा भी निकाल देता है ऐसे करके, सर 14 दिया गया तो n 14/2 लिख दो, 7 दूना के 14 हो जाता है। तो ये आसान वाला प्रश्न पूछ दिया हमसे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, DNA अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का क्या प्रतिशत होगा? आप बताओगे क्या? 35 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल बच्चा पार्टी। सर इसमें DNA अणु में अगर साइटोसिन हमारा क्या 18 है तो एडेनिन क्या होगा? 32% होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सा नाइट्रोजन बेस RNA में नहीं होता है? पहले आपको ये याद रखना है कि DNA में कौन सा होता है और RNA में कौन सा होता है। पहले आप यहाँ लिखो DNA, तो DNA में कौन सा होता है बच्चों? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन और थाइमिन होता है। अच्छा सर RNA में कौन कौन सा होता है? RNA में तो ये सेम लिखो, एडेनिन लिखो, फिर यहाँ पे गुआनिन लिखो, फिर साइटोसिन लिखो, लेकिन थाइमिन की जगह यूरासिल लिख दो। यानी कि बच्चों एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन DNA में भी होता है और DNA में, और ये हमारा थाइमिन होता है, लेकिन यहाँ पे RNA में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो होता है, लेकिन इसमें लास्ट में थाइमिन की जगह यूरासिल लग जाता है। ये भी पूछा है कि RNA में कौन सा ऐसे होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस में, तो नहीं होता है पूछा गया, तो कौन नहीं होता है? तो यहाँ पे अगर DNA में नहीं होता है तो वो हमारा यूरासिल नहीं होता है, RNA में अगर पूछे नहीं होता तो वो थाइमिन RNA में नहीं होता है। ओके, अभी का क्या लगाओगे? नहीं पाया जाता है, वही वाला पूछा है। देखो
आरएनए में नहीं पाया जाएगा तो कौन सा होगा, आरएनए में नहीं पाया जाएगा, यानी कि आरएनए में जो नहीं है तो वो थायमिन नहीं है ना। बताओ 36 का आप क्या लगा रहे हो, 36 नंबर सवाल देखो क्या लगा रहे हो, तो सर ए होगा, क्योंकि आरएनए में जो नहीं मिलेगा, आरएनए में जो नहीं है तो वो थायमिन कहाँ है, इसमें नहीं है। अगर पूछता डीएनए में नहीं है तो वो यूरासिल नहीं होता है। ओके, दोनों को आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब आप बताओ जल्दी जल्दी से। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, जल्दी से आप हमें बताओ, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, तो न्यूक्लिएजेज के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूक्लिएजेज के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही है। चलो अगला बताओ, आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, आबादी का प्रसरण बच्चों आगमन पर निर्भर करेगा क्या, बहिर्गमन पर निर्भर करेगा, या फिर स्थानांतरण पर निर्भर करेगा, या इनमें से सभी। तो सर ये सब पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक का नाम है, इसमें समझाना तो नहीं है, बस याद करना है। कौन सा किसने लिखी है बच्चों, लेमार्क साहब ने 1809 में। कब लिखा है, यहाँ पे एक चीज याद रख लो, कब लिखा है, 1809 में। तो ये भी इस साल आपसे पूछ देगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है, एकिडना क्या है, एकिडना एक कनेक्टिंग लिंक है बच्चों, एकिडना क्या है, योजक करी है बच्चों, एकिडना क्या है, योजक करी। ऑप्शन ए आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, जल्दी से बताओ। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो होता है बच्चों, वो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है, उत्परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी होता है। डायनासोर क्या है, ये तो आप गलत नहीं करोगे सर, डायनासोर अब देखने को मिलता है क्या, बताओ एक बार जल्दी से। डायनासोर क्या है, विलुप्त सरीसृप है, एक सरीसृप है जो अब विलुप्त हो चुका है। चलो अगला बताओ जल्दी से, 43 नंबर सवाल है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट है। क्या है, स्पोरोजोइट है। चलो बताओ, एंट अमीबा इनमें से क्या है, जल्दी से बताना है बच्चों, एंट अमीबा क्या होता है, जल्दी से आप हमें बताओ। एंट अमीबा इनमें से क्या है, प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा प्रोटोजोआ है। चलो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता, किसमें, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, आप हमें जल्दी से बताओ। ये तो हम नहीं बताएंगे, पहले आप लोग चेक करके बताओ फटाफट से। चलो फटाफट से आप हमें बताओ, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसमें नहीं होता है, आपको बताते चलना है। तो सर ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग है वो टाइफाइड के लिए नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, हाँ ये बता दिया हमने। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो यकृत होता होगा, यकृत ही होगा ना बच्चों। बताओ 46 का एक बार जल्दी से, बिल्कुल सर यकृत होता है, लीवर जिसे बोलते हैं। चलो बताओ, जुकाम यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना, साधारण ठंड लग जाना, कभी कभी कंबल में घुसना पड़ता है 8-10 दिन पे, कभी अगर 8 दिन मतलब 2-4 महीने पर ही सही, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बुखार के टाइप के बहुत ज्यादा लग जाता है, वो जो होता है वो साधारण ठंड लग जाना ऐसे होता है, वो कोई ज्यादा बीमारी नहीं है। बताओ जल्दी से, 47 नंबर है, जुकाम साधारण ठंड जो है ये किसके कारण होता है, रेट्रो विषाणु, फेज विषाणु, राइनो विषाणु, या फिर संदल विषाणु से। कौन सा विषाणु है, वो विषाणु का नाम है राइनो विषाणु। कैसा विषाणु बच्चों, राइनो विषाणु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए, लो लगाओ इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगाओ बच्चों, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए कौन सा, टाइफाइड को ज्ञात करता है विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण बच्चों राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला देखो प्रश्न है, वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी क्या है। देखो वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो कि आदमी में एक फाइलेरिया रोग पैदा करता है, और यह हेलमिंथ ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का बच्चों, पूछा गया एग्जाम में कि वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो किस ग्रुप का है, तो वो हेलमिंथ ग्रुप का है, तो ये फाइलेरिया रोग पैदा करेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी के द्वारा क्या होगा, ये फाइलेरिया रोग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन जीवाणु जनित के द्वारा रोग, बैक्टीरियल रोग पूछा गया। यहाँ पे देखो बैक्टीरियल के
बैक्टीरिया के द्वारा। देखो कुष्ठ रोग भी है, क्षय रोग भी है, हैजा भी है, ये सब टाइफाइड भी है, ये और भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर, जल्दी से आप लोग ही बता दो। ये सब हमारा क्या होता है, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग होता है, आपको याद रखना है। जैसे क्षय रोग, टीबी भी उसे कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। देखो निम्नांकित किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो आम की है क्या बच्चों? आम की ही सबसे ज्यादा प्रजाति हमें भारत में देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या था? परजीवी गाय का नाम आप हमें बताओ जल्दी से। उसका नाम था रोजी। क्या नाम था? रोजी। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल का नाम है होल्स्टेन फ्रिजियन। क्या नाम है बच्चों? होल्स्टेन फ्रिजियन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? ये भी तो आसान सा सवाल है, आप लगाओ जल्दी से। ये होता है जैविक खाद। क्या होता है? ऑर्गेनिक कौन सा होता है? मैन्योर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल, गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सुनहरा धान में विटामिन ए को स्थानांतरित किया जाता है। सुनहरा धान में विटामिन ए को स्थानांतरित किया जाता है और ये पाया जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग है? शराब के उद्योग में बच्चों आप लोग पीते हो ना, बताओ पीते हो क्या? बहुत मारेंगे बच्चों, यहाँ से कलम फेंक देंगे। जल्दी से बताओ शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? बताओ जल्दी से बताओ। 56 नंबर सवाल, यीस्ट का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब नहीं करना है, ये सब तो गलत बातें हैं। ऐसे आप लोग तो आइडियल स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो। लगाओ जल्दी से। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? बताओ जल्दी से, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट से। जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल है, बताओ जल्दी से बच्चों। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहां पर? टी लिम्फोसाइट कहां पर उत्पन्न होगा? देखो एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट, यानी कि अगर टी रहे या फिर बी रहे, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। दोनों को याद रख लो, अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होता है। याद रख लिए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, बताओ जल्दी से क्या होगा? क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला बताओ जल्दी से क्या होगा बच्चा पार्टी? सवाल है क्या? क्लोरेला क्या है? सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ होता है? एजोला का सहजीवी संबंध एनाबीना के साथ है। एनाबीना बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो देखो, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं जीन कोष। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील जो है वो जीन कोष कहलाते हैं। 61 का ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 है, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? पहली ट्रांसजेनिक फसल का नाम बताओ। तंबाकू थी। क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन जो है ये बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? कपास को बचाता है क्या सर? कपास को ही बचाता है, ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, जो जलीय वातावरण में रहते ही नहीं है, तो वो बबुल का पौधा। कभी जल में देखो इसे? नहीं सर, बबुल ये जल में नहीं होता है, और ये भी एग्जाम में पूछ दिया है, तो मतलब समझ लो इजी टू मॉडरेट, और थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन आता है। देखो टिड्डा क्या है? टिड्डा बताओ जल्दी से। टिड्डा क्या होता है? तो टिड्डा सर प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है। देखो समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? वैंथिक कहलाते हैं। क्या? समुद्र तल पर रहने वाले जीव जो है वो वैंथिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, एक दिशीय। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछता है ऐसे करके, कभी कभी इसका क्रम भी दे देगा। जैसे बिल्ली को शेर, जैसे बिल्ली को अगर मानो कि मछली को क्या बिल्ली, या बिल्ली को ऐसे शेर दे दे, तो ये सब क्या है? तो ये सब हमारा एक दिशीय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक जो पाया जाता है वो कार्बन
होता है। क्या है बच्चों? कार्बन है साथियों, कार्बन है। क्लास को लाइक नहीं किया क्या अभी तक बच्चों? देखो क्लास में लाइक रहता है तो पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, इसलिए एक बार कर दिया करो जी। भूल जाते हो आप लोग लास्ट के चक्कर में। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? गेंडा अभयारण्य बताओ। एक बार ऐसा करेंगे कि सभी अभयारण्य को एक में कर देंगे, जिससे कि याद करने में दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग टेंशन ना लो। चलो ए वाला ऑप्शन लगा रहे हो, गेंडा अभयारण्य असम में है। गेंडा अभयारण्य हमारे साथ बोलो, गेंडा वाला अभयारण्य असम में है। असम में है ना? लगाओ ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा। देखो ये कौन सा गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर अभयारण्य कहाँ है बताओगे क्या कोई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। चलो और ये बता दो कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट ही हमारे लिए एक एनर्जी का कार्य करता है, इसलिए सभी साथी एक बार कमेंट करिएगा क्लास कैसा लगा। और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके, डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है। और साथियों जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितना क्वेश्चन देंगे उसी से एग्जाम में आ जाएगा, उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मात्र 299 इसका चार्ज रखा गया, साथ में हिंदी फ्री है। 70 82 16 85 नंबर पे आप कॉल करिएगा कि सर बोलिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी साथी ध्यान रखिएगा और इसको रिवीजन करके अगले क्लास में आइएगा। मिलते हैं।